तो कोरोना के खतरे के बीच आपके लिए एक और अच्छी खबर है। कोरोना को हराने के लिए भारत ने एक और रामबाण तैयार कर लिया है और ये दवा बनाई है डीआरडीओ ने। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि डीआरडीओ की ये दवा कोरोना को कैसे हराने वाली है। मिल गई कोरोना की दवा। अब कोरोना का इलाज करेगी सैनिक दवा। जी हां, भारत ने कोरोना की जो दवा ढूंढ निकाली है उसे बनाने वाला डीआरडीओ भारत की सेना और अंतरिक्ष की जरूरतों को पूरा करने के लिए काम किया करता है। लेकिन गोलों से बात करने वाले डीआरडीओ ने जब जरूरत पड़ी तो दवा की गोली भी तैयार कर दी। डीआरडीओ ने रेड्डी लैब के साथ मिलकर एंटी कोविड मेडिसिन तैयार करने की सफलता हासिल की है। डीआरडीओ की दिल्ली स्थित इनमास यानी इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंस ने ये ड्रग्स तैयार की है। ये दवाई है ड्रग 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज। इस दवा की ताकत यह है कि एक आम कोरोना रोगी को 2.5 से 3 दिन पहले निरोग कर देती है और दवा की खासियत यह है कि इसे किसी इंजेक्शन या टैबलेट के तौर पर भी देने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस दवा के सैशे को खाने के बाद इस दवा के अंश शरीर के उन्हीं हिस्सों में जाकर जमा हो जाते हैं जहां कोरोना की सबसे ज्यादा मौजूदगी रहती है। ये दवा वायरस से जाकर ऐसे चिपक जाती है कि उसकी संख्या बढ़ ही नहीं पाती। एक तरह से मेडिकल की दुनिया में ये बेहद क्रांतिकारी तकनीक भी साबित हो सकती है। ये एक मॉलिक्यूल है 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज, जिसको हमने टेस्ट करना शुरू किया था अप्रैल 2020 में। और सीसीएमबी हैदराबाद में हमने पहला एक्सपेरिमेंट इसमें किया था, जिसमें कि वायरस के ऊपर 2DG का इफेक्ट, जिसको 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज भी कहते हैं, इसका इफेक्ट हमने स्टडी किया था। और फेज़ 2 क्लिनिकल ट्रायल्स मई 2020 से लेकर के और अक्टूबर 2020 तक चले, जिसमें कि बहुत अच्छे हमारे को इसके रिजल्ट्स मिले हैं, जिसमें पेशेंट्स को, कोविड-19 पेशेंट्स को ये ड्रग देने पे काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो रहा है। इस दवा की प्रयोग विधि भी बहुत आसान है और ये पाउडर के फॉर्म में आती है, जैसे ग्लूकोज है वैसे ही पाउडर के फॉर्म में आती है और इसको पानी में घोल के और पेशेंट्स को आराम से दिया जा सकता है। और ये दवा सुबह और शाम 2 डोज पेशेंट्स को दी जाएगी और इसका ड्यूरेशन लगभग 7 दिन है। पेशेंट्स में 7 दिन तक ये दवा दी जाएगी, जिसके बाद ज़्यादातर पेशेंट जो हैं वो पूरी तरीके से ठीक हो रहे हैं, जो हमारे क्लिनिकल ट्रायल में जो रिजल्ट हमें मिले हैं। पिछले लगभग 1 साल से इसकी ट्रायल चली है, ट्रायल चली है। अब देखिए, जो शब्द रामबाण इस्तेमाल किया जाता है, मैं समझता हूँ इस शब्द को ऐसे देखना चाहिए कि हाँ, काफी हद तक प्रभावी सिद्ध होगा। खास बात यह है कि 2-डिऑक्सी ग्लूकोज का जो काम करने का तरीका है बाकी दवाइयों से अलग हटके, तो मैं कहूँगा कि हमें एक नया तरीका मिल गया है कोरोना से लड़ने के लिए, एक नया हथियार मिल गया है। मिला जुलाकर देश के सामने मौजूद सबसे बड़ी चुनौती के वक्त डीआरडीओ की ये कामयाबी बेहद अहम है। देखिए, सियासत अपनी जगह है, लेकिन जब देश के अलग अलग राज्यों में लोग ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी से जूझ रहे थे, उस समय महाराष्ट्र में ऑक्सीजन मैनेजमेंट का तरीका एक नजीर की तरह पेश हुआ था। लेकिन वहां वैक्सीन की सप्लाई और वैक्सीनेशन का क्या हाल है, इस पर आपको हमारी खास रिपोर्ट दिखाते हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तो अहमदाबाद की हैं, जहां आज से ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई। लेकिन इसी बीच मुंबई में भी कोरोना के खिलाफ ड्राइव इन वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई है। दादर में बने एक टीका केंद्र में लोगों को कार में बैठे बैठे ही कोरोना की वैक्सीन दी जा रही है। ये सिर्फ बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए सुविधा है। वार्ड में 1-1, 2-2 वैक्सीनेशन सेंटर खुलवाए। जैसे वैक्सीन आती है वैसे वैक्सीन से हम हमारा सेंटर चालू रखते हैं। हर दिन 200-400, बड़े जंबो सेंटर में 2000-4000 हो भी रहे। वैसे तो मुंबई में कोरोना केस लगातार कम हो रहे हैं। पिछले 2 दिनों का आंकड़ा इसकी ताजा मिसाल है। मुंबई कोविड डाटा 7 मई 24 घंटे में नए केस 3039। मुंबई कोविड डाटा 6 मई 24 घंटे में नए केस 3056। कोविड के मामलों में कमी आने का ये मतलब नहीं है कि आपदा चली गई है। वैक्सीनेशन ही इसकी तीसरी लहर को काबू करने का सबसे बड़ा हथियार है। ऐसे में मुंबई को वैक्सीनेशन पर ज्यादा जोर देने की जरूरत है, जबकि मुंबई के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर बीकेसी जंबो वैक्सीनेशन सेंटर की हालत ये है,
सिर्फ 1500 कोविशील्ड वैक्सीन बची हैं। ये ऊंट के मुंह में जीरा जितना भी नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इतनी कम वैक्सीन में कितने युवाओं को दें और कितनी दूर दूर से उम्मीद लेकर आए बुजुर्गों को। वैक्सीन लगवाने आए थे, पहली डोज दूसरी डोज? सेकंड डोज है, सीनियर सिटीजन है, रजिस्ट्रेशन हो रहा नहीं है, क्या करेगा? 8 दिन से रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन हो नहीं रहा है, अभी क्या करने का हम लोग? आप डायरेक्ट आए थे, क्या जवाब दिया इन्होंने? अभी तक उसने जवाब ही नहीं देते हैं, बता नहीं रहे, बता रही नहीं रहे। वैक्सीन नहीं था जी, उनके पास वैक्सीन अवेलेबल नहीं था। अभी हमारा डेट भी ओवरड्यू हो गया, तो कैसे करने का? कितने दिन से प्रयास कर रहे हैं सेकंड डोज के लिए? हम 8 दिन हो गए अभी। प्रयास कर रहे हैं, आप नहीं? हाँ, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नहीं है तो बोलते हैं आने का नहीं इधर। अभी रजिस्ट्रेशन होता ही नहीं है, रजिस्ट्रेशन इस ऐप में होता ही नहीं है। बिल्कुल, देखिए सबसे यही तकलीफ की बात है कि रजिस्ट्रेशन के बिना यहाँ प्रवेश नहीं है और रजिस्ट्रेशन कर पाने में सफलता नहीं मिल रही है। मुंबई की दिक्कत ये है कि यहाँ जगह कम है, लोग ज्यादा हैं। ऐसे में कोरोना विस्फोट का खतरा यहाँ हरदम बना रहेगा। ऐसे में वैक्सीनेशन ही सबसे बड़ा अस्त्र है, लेकिन कमी की वजह से इसका इस्तेमाल कर पाने में मुंबई फिलहाल उतनी सक्षम नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुंबई के बाद अब आपको राजधानी दिल्ली लिए चलते हैं, जहां वैक्सीन को लेकर खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाए हैं। केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि दिल्ली में तकरीबन 3 करोड़ डोज की जरूरत है, लेकिन जरूरत के हिसाब से टीका यहां नहीं मिल पा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिस तरह वैक्सीनेशन केंद्र का जायजा ले रहे हैं, उससे साफ जाहिर है कि उनकी सरकार का फोकस अब वैक्सीनेशन को बेहतर बनाने पर है। अब अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में वैक्सीन की सप्लाई को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि राजधानी को 3 करोड़ टीके की जरूरत है, लेकिन सिर्फ 40 लाख डोज की ही सप्लाई हुई है। 18 साल से ऊपर वाले लगभग 1.5 करोड़ लोग हो गए। 50 लाख लोग 18 साल से कम उम्र के हैं और बाकी 1.5 करोड़ लोग 18 साल से ज़्यादा उम्र के हैं। इन 1.5 करोड़ लोगों को 2 करोड़ वैक्सीन लगाने हैं, तो 3 करोड़ वैक्सीन चाहिए। 3 करोड़ में से अभी तक दिल्ली सरकार को टोटल मिला के 40 लाख के करीब वैक्सीन मिले हैं। दिल्ली सरकार का दावा है कि 100 स्कूलों में 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर की संख्या 300 तक करेंगे। वैक्सीन मिले तो 3 महीने में दिल्ली का वैक्सीनेशन 80 से 85 लाख वैक्सीन हर महीने दिल्ली को चाहिए। के लोगों का टीकाकरण शुरू हुआ है। मैं खुद कई जगह देख के आया, स्कूलों के अंदर ये टीकाकरण का अभियान शुरू किया गया है और हमारे युवाओं में खासकर ज़बरदस्त उत्साह है। खूब युवा आ रहे हैं और टीका लगवा रहे हैं। जो सरकार ने व्यवस्था की है, अरेंजमेंट्स किए हैं, उसको लेके भी लोग बहुत खुश हैं। लगभग 100 स्कूलों के अंदर अभी हम लोगों ने ये व्यवस्था की है और इसको अब हम बढ़ा के 3 गुना करने जा रहे हैं। आने वाले समय के अंदर लगभग 250 से 300 स्कूलों के अंदर हम ये व्यवस्था कर देंगे। राहत की बात यह है कि दिल्ली में कोरोना का ग्राफ तेजी से नीचे की ओर जा रहा है। देखें तो ये जो स्टेट्स इस स्लाइड में हैं वो ऐसे स्टेट्स हैं जहां की केसेस बढ़ रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे प्लेटो हो रहे हैं। ये राज्य हैं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना एवं झारखंड। तो आप देखेंगे इन सब में जो 7 डे मूविंग एवरेज है जो केसेस का, जो कि एवरेज आउट कर देता है, डे टू डे वेरिएशन को एवरेज आउट कर देता है। तो यदि हम 7 डे मूविंग एवरेज देखते हैं तो इन सब राज्यों में केसेस में थोड़ी बढ़ोतरी हुई और उसके बाद अब प्लेटो हो रहा है। और हम आशा करते हैं कि इसी प्रकार का ये जो प्लेटो है मेंटेन होके और धीरे धीरे कम भी हो जाए। ऑक्सीजन किल्लत से कोरोना के संक्रमण की बुरी मार झेल चुकी दिल्ली अब त्रासदी का अगला दौर नहीं देखना चाहती। ऐसे में जरूरी है कि दिल्ली वक्त रहते वैक्सीन के जरिए महफूज हो जाए। कोरोना के खिलाफ जंग सबसे जरूरी है हमारी और आपकी भागीदारी। सावधानी बरत कर ही हम कोरोना को हरा सकते हैं, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर में जो बातें सामने आई है वो बेहद डराने वाली है। कोरोना से लोग ठीक तो हो जा रहे हैं, लेकिन उन्हें दूसरी बीमारियां घेर रही हैं। क्या है कोरोना वायरस के ये साइड इफेक्ट्स, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में।
कोरोना वायरस की काली कुंडली जैसे जैसे खुलती जा रही है, वैसे वैसे उसके राज भी सामने आते जा रहे हैं। लेकिन कोरोना की हर लहर के साथ उसके कुछ ऐसे साइड इफेक्ट भी सामने आ रहे हैं जिन्होंने कोरोना महामारी के खतरे को और ज्यादा बढ़ा दिया है। कोरोना की पहली लहर में मरीजों के ठीक होने के बाद भी कई लोगों की हार्ट अटैक से मौत हुई थी, लेकिन कोरोना वायरस के मरीजों पर साइड इफेक्ट कम ही देखने को मिले थे। लेकिन कोरोना की इस दूसरी लहर में इस वायरस के ऐसे ऐसे साइड इफेक्ट सामने आ रहे हैं जिनके बारे में दुनिया के किसी वैज्ञानिक को अंदाजा तक नहीं था। कोरोना के एक ऐसे ही साइड इफेक्ट के शिकार नासिक के रहने वाले प्रकाश जाधव भी बने हैं। करीब 1 महीने पहले 4 अप्रैल को प्रकाश कोरोना पॉजिटिव हुए थे और 15 दिनों के बाद 19 अप्रैल को उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। लेकिन जल्द ही उन्हें सरदर्द और दांतों में दर्द होने लगा। जब डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि उन्हें म्यूकोरमाइकोसिस नाम की जानलेवा बीमारी हो गई है। कल इनके पास आए और फिर सब कंसर्न कर लिया। उन्होंने बोला कि एडमिट होना ही पड़ेगा क्योंकि वो जो माइक्रोमाइकोसिस है वो बहुत सुपर स्प्रेडर है, तो इसलिए हम कल एडमिट हो गए यहाँ। प्रकाश जाधव अकेले नहीं हैं। उनकी तरह महाराष्ट्र में कई कोरोना मरीजों को बाद में म्यूकोरमाइकोसिस हुआ है। दरअसल म्यूकोरमाइकोसिस एक फंगल इन्फेक्शन है। ये नाक के जरिए शरीर में प्रवेश करता है और इसके बाद मरीज के दांत, जबड़े और आंख को प्रभावित करता है। इस इन्फेक्शन के चलते आंखों की रोशनी कम हो जाती है और अगर वक्त पर इलाज न हुआ तो मरीज के दांत या आंख निकालने पड़ते हैं। साल में हर कंसल्टेंट एक आध पेशेंट म्यूकोरमाइकोसिस का देखता था, लेकिन अब जो वेव आई है जिसमें हम मैंने खुद ने पिछले 1 महीने में 30 मरीज देखे हैं। कोरोना की दूसरी लहर में फंगल इन्फेक्शन के केस ज्यादा सामने आ रहे हैं, लेकिन कोरोना के दूसरे साइड इफेक्ट भी कम नहीं हैं। शरीर में दर्द, थकान, सांस फूलना और ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत होना तो बहुत साधारण साइड इफेक्ट हैं। कई कोरोना मरीजों में दिल, दिमाग और फेफड़ों पर इसका असर ठीक होने के बाद भी देखा गया है। कई मरीजों की याददाश्त पर असर पड़ा तो कई कोरोना मरीज डिप्रेशन का शिकार हो गए। जाहिर है कोरोना से बचाव ही इस महामारी के खिलाफ सबसे बेहतर रणनीति है। इसलिए बेहतर तो यही है कि कोरोना के तीसरे चरण से पहले अपने दोनों चरण अपने घर में ही रखिए। देश भर में टीके के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। हर उम्र के लोग घंटों लाइन में लगे हैं, लेकिन फिर भी सबको वैक्सीन नहीं मिल पा रही है क्योंकि देश में इतनी वैक्सीन है ही नहीं। लोग गुस्से में हैं कि पहले लाइनों में लग के वोट दिया, फिर टैक्स पर टैक्स दिया, लेकिन टैक्स देने वालों के प्रति सरकार की क्या कोई जवाबदेही है? आखिर टीका मिलेगा कैसे? देश की राजधानी दिल्ली से लेकर मुंबई तक भोपाल से अंबाला तक, पटियाला से पटना तक, और थिरुवनंतपुरम से श्रीनगर तक लगी हैं लोगों की लंबी लंबी कतारें। कतारें कोरोना से बचने की वैक्सीन लगवाने के लिए। लेकिन सवाल एक ही कि वोट दिया, टैक्स भी दिया, लेकिन जान बचाने वाली वैक्सीन कब मिलेगी? 10 बजे से हम लोग खड़े हैं, नंबर इन्होंने आधार कलेक्शन हम लोगों से करवा लिया और उसके बाद अपने पास रखे हुए हैं और दूसरे तीसरे को जिसको जो बुझा रहा है बुला रहे हैं, अंदर घुसा रहे हैं। सरकार बोली कि वैक्सीन है अवेलेबल है और ये बोलते हम लोग के पास वैक्सीन नहीं है, तो ये कहाँ से होगा? इसका दायित्व कौन लेगा? इंजेक्शन ही नहीं है तो क्या कर सकते हैं? 8 दिन से रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन हो नहीं रहा है। अभी क्या करने का हम लोग? सरकार ये हमसे कहती है कि घर से बाहर मत निकलिए, बुजुर्ग लोगों को ज़्यादा ध्यान रखिए, लेकिन यहाँ पे वो सुरक्षा मुझे दिखाई दे नहीं रही है, वो सुविधाएं मुझे दिखाई नहीं दे रही हैं। देश भर में हजारों लोगों की जिंदगियां हर रोज कोरोना की भेंट चल रही है। महामारी के प्रचंड रूप से डरे सहमे ये लोग वैक्सीन लगवाकर सुरक्षित हो जाना चाहते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन करवाकर वैक्सीन सेंटर्स में पहुंचे ये लोग गुस्से में हैं और कह रहे हैं कि हम लोगों ने लाइन में खड़े होकर वोट भी दिया और देश के लिए टैक्स भी भरते हैं, फिर हमें
आखिर कब मिलेगी वैक्सीन? जी हां, देश का मध्य वर्ग पूछ रहा है कि वोट दिया, टैक्स दिया, अपना कीमती समय वैक्सीन के इंतजार में बिताया, लेकिन टीका मिलेगा कब? टैक्स देने वाली जनता तो ये भी कह रही है कि प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन के लिए क्यों इतनी ज्यादा कीमत मांगी जा रही है, जबकि वैक्सीन बनाने के लिए उनका ही पैसा निर्माताओं को दिया गया। देश की राजधानी हो या फिर दूर दराज का कोई शहर, लंबी लंबी लाइनों की ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि कोरोना भले ही सांसों पर शिकंजा कसता रहे, लेकिन वैक्सीन के लिए इंतजार अभी बाकी है। महाराष्ट्र के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर बीकेसी जंबो वैक्सीनेशन सेंटर पर 6 मई के दिन सिर्फ 1000 वैक्सीन उपलब्ध थी, जबकि रजिस्ट्रेशन इससे कहीं ज्यादा लोगों का किया गया। मैं इस वक्त मुंबई के महाराष्ट्र के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर बीकेसी जंबो वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर हूं और वैक्सीनेशन सेंटर से करीब 50 मीटर पहले ही एक बड़ा बैरिकेड लगाया गया है, टेंट लगाया गया है और यहां पर बाकायदा चेकिंग करने के बाद ही जिन लोगों के पास अपॉइंटमेंट है उन्हें ही भीतर प्रवेश दिया जा रहा है, वही लोग जाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। ये जो लोग आपको नजर आ रहे हैं ये सब इंक्वायरी करने वाले लोग हैं जो काफ़ी उम्मीदें से आए थे कि उन्हें वैक्सीन लगवाना है या कुछ लोगों को सेकेंड डोज लगवानी थी। कितने दिन से प्रयास कर रहे हैं सेकेंड डोज के लिए? हम 8 दिन हो गए अभी प्रयास कर रहे हैं, आप नहीं? हाँ, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नहीं है तो बोलते हैं आने का नहीं इधर। अभी रजिस्ट्रेशन होता ही नहीं है, रजिस्ट्रेशन इसमें ऐप में होता ही नहीं है। कोलकाता के बाद बंगाल का सबसे बड़ा शहर माना जाता है आसनसोल, लेकिन वहां तो हालात और भी खराब दिखे। यहां के एक अस्पताल में घंटों तक टीके का इंतजार करने के बाद लोगों के सब्र का बांध टूट गया और टीके की मांग करते लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। लोगों का कहना है कि सरकार कहती है वैक्सीन है और हर हाल में लेनी है, जबकि अस्पताल कह रहे हैं कि वैक्सीन नहीं है। सरकार बोली कि वैक्सीन है अवेलेबल है और ये बोलते हम लोग के पास वैक्सीन नहीं है, तो ये कहाँ से होगा? इसका दायित्व कौन लेगा? अभी 5 दिन में जो सीनियर सिटीजन 70 साल 80 साल का है, अब उसमें किसी को कल मृत्यु हो जाए और उसका टाइमली अगर डोज मिला होता तो इसमें सरकार कितना पीछे पड़ रही है कि उसको लेना है, डोज लेना है, लेकिन यहाँ से तो बता नहीं देना है। बात सिर्फ उन लोगों की नहीं जो इनकम टैक्स भरते हैं। इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में टैक्स भरता है, चाहे आप एक छोटी सी माचिस खरीदें, खाने के लिए अनाज या बस ट्रेन में सफर करें। सामान या सेवाओं में अप्रत्यक्ष रूप से कुछ हिस्सा टैक्स होता ही है, जिसका बोझ आम लोगों पर ही पड़ता है। फिर उस टैक्स के बदले क्या उन्हें जान बचाने वाली वैक्सीन भी नहीं मिलेगी? वैक्सीन के लिए यही इंतजार भोपाल के लोगों की भी किस्मत बना। घंटों से इंतजार करते लोगों को पता चला कि 5 मई के दिन बस 100 लोगों को ही टीके लग पाएंगे। ऐसे लोग जिन्हें कोविन ऐप से बाकायदा टीका लगवाने का समय तक दे दिया गया था। आज यहाँ का स्लॉट 100 लोगों के लिए है, तो इसके बाद डेली सेशन यह लग रहा है, तो आज 100 लोगों के लिए। मध्य प्रदेश में 5 करोड़ लोगों को टीके लगने हैं, मगर अभी सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख वैक्सीन है, जिसके चलते ये मारामारी है। सरकार उम्मीद कर रही है कि आने वाले दिनों में और वैक्सीन आएगी, जिससे टीकाकरण का कार्यक्रम और तेजी से गति पकड़ेगा, मगर फिलहाल तो टीके की किल्लत है। वो बोल रहे अभी है नहीं कोई, अभी कोई बोल रहा अभी आए हैं, अब किस नंबर से बुलाते, इतनी भीड़ है, सुबह से खड़े हैं। चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं, लाइन इतनी लंबी लंबी लगी है, कोई कह रहा है 45 की है, कोई कह रहा है 60 की है। शायद इतना इन लोगों को ध्यान रखना चाहिए 60+ है। एक जगह सरकार ये हमसे कहती है कि घर से बाहर मत निकलिए, बुजुर्ग लोगों को ज़्यादा ध्यान रखिए, लेकिन यहाँ पे वो सुरक्षा मुझे दिखाई दे नहीं रही है, वो सुविधाएं मुझे दिखाई नहीं दे रही हैं। क्या देश में टैक्स देने वालों को स्वास्थ्य या जान बचाने वाली वैक्सीन आसानी से मिलने का अधिकार तक नहीं है? इस विषय पर टैक्स पेयर्स एसोसिएशन ऑफ भारत नाम की संस्था ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका डाली है। स्वास्थ्य के मामले में भारतीय संविधान के अनुसार कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। मैं पटना के IGIMS हॉस्पिटल में मौजूद हूँ और यहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया हुआ है और आपको बता दें कि यहाँ लोगों की उतनी ही भीड़ दिखाई दे रही है। आपको ज़रा आंकड़े बता दूं कि पिछले 24 घंटे में 14,000 से ज़्यादा नए मामले बिहार में आए हैं, यानी एक्टिव मरीजों की संख्या अब
1,10,000 के पार है। 10 बजे से हम लोग खड़े हैं, नंबर इन्होंने आधार कलेक्शन हम लोगों से करवा लिया और उसके बाद अपने पास रखे हुए हैं और दूसरे तीसरे को जिसको जो बुझा रहा है बुला रहे हैं, अंदर घुसा रहे हैं और वैक्सीनेशन में दिक्कत आ रही है। यहाँ पर इसी के चलते भीड़ देख रहे हैं, काफी भीड़ लग चुकी है और कोई व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। ये अंदर से लॉक करके अंदर ही रह जा रहे हैं ये लोग। कल दादाजी को 3 बजे हम लेकर यहाँ पर आए थे, चूँकि टाइम है 4 बजे तक, लेकिन बोले कि नहीं लॉकडाउन होता है तो हम लोग को सब्जी वगैरह खरीदने में दिक्कत होती है, चाहे बाहर जाने में दिक्कत होती है। कल हम लौट गए, फिर आज 10 बजे आए हैं। उसके बाद देख रहे हैं कि दूसरे आदमी आ रहे हैं, जा रहे हैं, हम लोग का केवल जमा किया हुआ है। और लेकिन जनता की दिक्कत के बारे में जब अस्पताल के डॉक्टरों से सवाल पूछा गया तो वो बौखला गए, बोले कोई दिक्कत है ही नहीं। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि दिक्कत क्या हो रही है? कोई दिक्कत नहीं हो रही है, काम हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लोगों की शिकायत क्यों आ रही है? मैं वही तो आपसे जान। लोगों का शिकायत आएगा, लेट लगेगा, मात्रा कम है। सुन लीजिए ना आप, यहाँ काम जो हो रहा है, संख्या कम है, लोग ज्यादा होंगे तो निश्चित रूप से गड़बड़ी होगी। सवाल ये कि जब कोरोना काल में बिना मास्क के सरकार चालान कर देती है तो कोरोना का इलाज या उससे लड़ने की वैक्सीन न दे पाने पर क्या सरकार या सिस्टम का चालान नहीं होना चाहिए? लोग कह रहे हैं कि कब तक टैक्स भरते रहें और मरते रहें। केंद्र सरकार और राज्य सरकार इन दोनों के समान रेट्स वैक्सीनेशन के होने चाहिए। टैक्स पेयर्स एसोसिएशन इस चीज का पुरजोर समर्थन करता है। लोग गुस्से में हैं कि वोट भी ज्यादा से ज्यादा चाहिए और टैक्स भी ज्यादा से ज्यादा, लेकिन फिर भी कमी है तो बस जनता की जान बचाने वाले टीकों की। वैक्सीन की किल्लत की एक कहानी आंकड़ों में भी खूब झलक रही है। पिछले महीने 1 से 5 अप्रैल के बीच करीब 1,54,00,000 लोगों को वैक्सीन की डोज लगी, लेकिन जब कोरोना बहुत बढ़ गया और वैक्सीन और ज्यादा लगाने की जरूरत थी तो इस महीने 1 से 5 मई के बीच घटकर यह आंकड़ा करीब 82 लाख पर आ गया है। वैक्सीनेशन में एक कमी करीब 72 लाख डोज की है, यानी 47%। ये कमी कुछ ऐसे ही है जैसे आप 100 लोगों को भोजन पर बुलाएं और इंतजाम 40 लोगों के लिए ही हो। आज देश में वैक्सीनेशन प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए रोजाना 20 से 25 करोड़ डोज की जरूरत है, जबकि हर रोज वैक्सीन के डोज मिल रहे हैं सिर्फ 8 करोड़। ऐसा वक्त जब देश की सबसे बड़ी जरूरत वैक्सीन है, ऐसे समय में देश के नागरिक खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। वोट और टैक्स के लिए बड़े बड़े वादे करने वाले लोग अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं का अपना वादा पूरा करने में नाकाम है और लंबी लंबी लाइनों में घंटे खड़े होने के बाद भी बिना वैक्सीन के मायूस लौटते इन लोगों का दर्द और गुस्सा कुछ कहता है, इसे भूलिएगा मत। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए वैक्सीनेशन है बेहद जरूरी। हमारी भी सलाह है आपको कि आप भी अपनी बारी आने पर वैक्सीन जरूर लगवाएं। आपको दिल्ली लिए चलते हैं, जहां के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर राधा स्वामी सत्संग व्यास में टीकाकरण का काम जारी है। एबीपी न्यूज संवाददाता निवेदिता शांडिल्य की एक खास रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के राधा स्वामी सत्संग व्यास कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर पे और ये देश का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर है। यहाँ पे आने की प्रक्रिया ये है कि आप पहले कोवैक्सीन पे अपना रजिस्ट्रेशन कराइए और यहाँ पे आने के बाद से इस मशीन से टोकन मिलता है। तो देखिए यहाँ पे आने पे टोकन मिलेगा जिससे कि आपका नंबर आपको पता चलेगा और आप बैठ करके इंतज़ार करिए जब तक वैक्सीनेशन आपका नहीं हुआ है और जिसके बाद से आपको वैक्सीन लगेगी। आप देखिए, हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से, आप देखिए काउंटर्स कितने सारे हैं यहाँ पे और यहाँ पे हर रोज़ हज़ारों लोग आकर के वैक्सीन ले रहे हैं। 18 से ज़्यादा उम्र वाले जो यूथ हैं वो काफ़ी यहाँ पे आपको मौजूद दिखेंगे। ना सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है बल्कि ये जगह भी काफ़ी साफ़ सुथरी है। आप तस्वीरों में देखिए, आपको टोकन मिलेगा, आपको पंजीकरण का दिखाना पड़ेगा कि हाँ आपने रजिस्टर करा रखा है, जिसके बाद से आपको वैक्सीन लगेगी। और बड़ी संख्या में हर रोज़ लोग यहाँ पे आ रहे हैं, हज़ारों की संख्या में आ रहे हैं। आज रविवार का दिन है, सुबह से ही लोग आने शुरू हो चुके हैं, सुबह से ही लोग इंतज़ार कर रहे हैं और काफ़ी तेज़ी से, बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ रहा है लोगों को, काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है। और हम आपको बता दें कि तमाम जो प्राइवेट अस्पताल हैं वहाँ पे इस वक्त वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहे, जिसमें गंगाराम और दिल्ली हार्ट एंड लंग्स इंस्टीट्यूट जैसे अस्पताल भी हैं, वहाँ पे नहीं हो पा रहे। कारण है कि वैक्सीन के डोज नहीं पहुँच पाए हैं। लेकिन अगर हम आप यहाँ की तस्वीरें दिखाएं और यहाँ की बात करें तो यहाँ पे वैक्सीन के डोज की कोई कमी नहीं है। यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट का खुद कहना है कि हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है वैक्सीन की। और जिनको सेकंड डोज लेना है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने अगर पहले यहाँ से फर्स्ट डोज नहीं लिया है तो उन्हें यहाँ सेकंड डोज नहीं लगेगी। अगर आपने फर्स्ट डोज ले रखा है तो आपको यहाँ पे आकर के वैक्सीनेशन कराने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और साथ ही साथ यहाँ पे वैक्सीन लगवाने का चार्ज 900 रुपये होगा।
पहले 250 था जब सरकार की तरफ से वैक्सीन उपलब्ध कराई जाती थी, लेकिन अब जो है क्योंकि अस्पताल खुद डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से वैक्सीन मंगा रहे हैं, तो अब जो वैक्सीन का चार्ज है वो 900 रुपये हो गया है, ना सिर्फ 18 से 45 आयु वर्ग के लिए बल्कि उससे ज़्यादा आयु वर्ग के जो लोग हैं उनको भी 900 रुपये का चार्ज देना होगा। तो ये है तस्वीरें दिल्ली, ना सिर्फ दिल्ली बल्कि देश के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर की, जो कि एक उदाहरण बन रही है, जो कि लगातार तारीफ हो रही जिस जगह की, और व्यवस्था की यहाँ की काफ़ी तारीफ हो रही है। एक बड़े स्तर पे राजधानी दिल्ली की मदद कर रही है जगह, बड़े स्तर पे वैक्सीनेशन में अपना सहयोग कर रही है। कैमरा पर्सन निखिल रस्तोगी के साथ निवेदिता शांडिल, एबीपी न्यूज़ दिल्ली। 4 जुलाई को होता है अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस और राष्ट्रपति बाइडेन ने 4 जुलाई तक 70% अमेरिकियों को टीका देने का लक्ष्य रखा है ताकि हर्ड कम्युनिटी हासिल करके कोरोना को हराया जा सके। अब सवाल ये कि क्या भारत अपने स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त तक ऐसा लक्ष्य रख सकता है? ये आखिर कैसे संभव हो सकता है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। अमेरिका ने रखा है आजादी के दिवस तक महामारी से आजादी का लक्ष्य। In 2 months, let's celebrate our independence as a nation and our independence from this virus. We can do this. We will do this. अमेरिका 4 जुलाई को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सरकार ने 4 जुलाई तक अमेरिका के 70% नागरिकों को कोरोना वैक्सीन का पहला डोज देने का ऐलान किया है। साथ ही इस बात की घोषणा की गई है कि 4 जुलाई तक अमेरिका के 1.6 करोड़ नागरिकों को वैक्सीन के दोनों डोज दे दिए जाएंगे। जाहिर है अमेरिका की कोशिश 4 जुलाई तक कोरोना के खिलाफ आजादी की अपनी मुहिम को मजबूत करने की है। We're helping India significantly. I spoke to Prime Minister Modi. What he needs most is he needs the material and the parts to be able to have his machines that can make the vaccine work. We're sending them that. We're sending them oxygen. We're sending them a lot of the precursors. So we're doing a lot for India. ये तो हुई अमेरिका की बात, लेकिन विश्व गुरु बनने का सपना संजोए भारत अपने स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त तक क्या अमेरिका की तरह वैक्सीनेशन का कोई ठोस लक्ष्य रख सकता है? 15 अगस्त को अभी 3 महीने से भी ज्यादा समय बचा है। देश के प्राइवेट सेक्टर, नए स्टार्टअप्स को आयुर्वेद की ग्लोबल डिमांड को स्टडी करना चाहिए और इस सेक्टर में होने वाली ग्रोथ में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। आयुर्वेद की लोकल शक्ति के लिए आपको दुनिया भर में वोकल होना है। मुझे विश्वास है कि हमारे साझा प्रयासों से आयुष ही नहीं बल्कि आरोग्य का हमारा पूरा सिस्टम एक बड़े बदलाव का साक्षी बनेगा। दुनिया में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले अमेरिका और भारत में हैं। अमेरिका ने 4 जुलाई तक अपने अधिकतर नागरिकों को वैक्सीनेट करने की घोषणा की है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या खुद को दुनिया का दवाखाना कहने वाला भारत अपने अधिकतर नागरिकों को 15 अगस्त तक वैक्सीनेट कर पाएगा? इस वादे को करने से पहले भारत को अगले 3 महीनों के लिए सघन और व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम के लिए पूरी तैयारियां मुकम्मल करनी होंगी। जानकारों का मानना है कि 70% आबादी को वैक्सीन लगने से हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी। तो बड़ा सवाल यह है कि अस्पतालों और ऑक्सीजन की कमी से बुरी तरह जूझ रहा हमारा देश अगर 15 अगस्त तक 70% आबादी को वैक्सीन की पहली खुराक का लक्ष्य रखे तो किस गणित से यह लक्ष्य पूरा हो सकता है? अब तक उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर एबीपी न्यूज की रिसर्च टीम ने इस लक्ष्य के गणित को समझने की कोशिश की। पहले अमेरिका और भारत में वैक्सीनेशन के इन आंकड़ों पर नजर डालिए। अमेरिका की जनसंख्या 33 करोड़ है जबकि भारत की 138 करोड़। अमेरिका की 70% आबादी हुई 23 करोड़ जबकि भारत की 70% आबादी है 97 करोड़। अब तक अमेरिका अपनी 44% आबादी को 1 डोज दे चुका है जबकि भारत में यह आंकड़ा 9% है। अमेरिका अपनी 31% आबादी को 2 डोज दे चुका है जबकि भारत में सिर्फ 2% जनसंख्या को ही 2 डोज मिली हैं। अमेरिका में एक दिन में करीब 9,65,000 डोज दी जा रही हैं जबकि भारत में तकरीबन 20 लाख डोज।
यानी अमेरिका की तकरीबन आधी जनता अब तक वैक्सीन की पहली खुराक ले चुकी है और 1/3 जनता का पूरी तरह वैक्सीनेशन हो चुका है। लेकिन भारत में सिर्फ 2% वयस्कों को ही वैक्सीन की पूरी डोज मिली है। यानी कुल आंकड़ों में तो भारत अमेरिका से बहुत पीछे है, लेकिन एक दिन में वैक्सीनेशन की रफ्तार में भारत अमेरिका से तकरीबन 2 गुना है। ये बात उम्मीद तो देती है, लेकिन भारत की विशाल जनसंख्या के सामने ये आंकड़ा भी कमजोर लगने लगता है। भारत की कुल आबादी 138 करोड़ है, जिसमें 18 से 44 साल के 62 करोड़ लोग हैं। वहीं 45 से ज्यादा उम्र के 44 करोड़ लोग हैं और 18 साल से कम उम्र के हैं 32 करोड़। अगर 18 से कम उम्र वालों को छोड़ दिया जाए तो बाकी बचे 106 करोड़ लोगों को साल भर में अगर वैक्सीन की 2 डोज देने का लक्ष्य रखा जाए तो प्रतिदिन 54 लाख डोज देनी होंगी। वहीं अगर 15 अगस्त तक हर्ड इम्यूनिटी के लिए भारत की 70% आबादी को कम से कम 1 डोज देने का भी लक्ष्य रखा जाए तो कैसे उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं? जो आंकड़े उपलब्ध हैं उसके आधार पर एबीपी न्यूज की रिसर्च ये कहती है 15 अगस्त में अभी 99 दिन बाकी हैं। भारत की 70% आबादी यानी 97 करोड़ हुई। अब तक कितनी डोज दी गई? लगभग 16.5 करोड़। एक दिन में 20 लाख डोज का औसत है, यानी इस रफ्तार को 4 गुना बढ़ाना होगा और 81 लाख डोज प्रतिदिन देनी होंगी। अब तक 2 बार भारत में एक दिन में 40 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। पहली 5 अप्रैल को 43 लाख डोज और दूसरी 6 अप्रैल को 40 लाख डोज। यानी अगर इन 2 दिन को स्टैंडर्ड माना जाए तो इससे 2 गुना वैक्सीनेशन प्रतिदिन करना होगा अगर 15 अगस्त तक देश की 70% जनसंख्या को कम से कम 1 डोज से वैक्सीनेट करना है। मौजूदा हालात में भारत में हर दिन औसतन 20 लाख टीके ही लग पा रहे हैं। शनिवार रविवार को ये संख्या और भी नीचे आ जाती है। मिसाल के तौर पर 2 मई को रविवार था और उस दिन पूरे देश में केवल 12 लाख डोज ही लगे। ये तो गणित और टीका लगाने की रफ्तार की बात हुई, लेकिन जो समस्या सिर उठाई खड़ी है वो है वैक्सीन की कमी। भारत को जितनी वैक्सीन की जरूरत है, सप्लाई उसके आसपास भी नहीं है। 1 मई से देश में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण तो शुरू कर दिया गया, लेकिन पर्याप्त वैक्सीन है ही नहीं। बहुत से राज्यों में पहली डोज लगवा चुके लोग दूसरी डोज का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वैक्सीन की कमी के कारण दूसरी डोज लगने में देरी हो रही है। इस कमी के बारे में बात करते हुए इसी हफ्ते लंदन से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, You know, it was not that our vaccine production is a constant and we knew or was predictable. We had a certain sense from industry, from the 2 vaccine producers currently, as well as those who are coming on stream very, very shortly, that there will be a certain scaling up which would happen. But what we then found was, and this really was started to be visible in, I would say, February and early March, was that the raw material inflow to expand the, to do the predictable expansion in capacity, that wasn't coming. सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बारे में उम्मीद की जा रही है कि वो मई में 7 करोड़ खुराक का उत्पादन कर सकेगी। भारत बायोटेक 2 करोड़ खुराक अतिरिक्त बना सकती है। दोनों मिलाकर भी 9 करोड़ खुराक 1 महीने में हो पाएगा। दोनों कंपनियां अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ा सकती हैं, लेकिन इसमें समय लगेगा। रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन की पहली खेप भारत पहुंच गई है, लेकिन इसके व्यापक रूप से उपलब्ध होने में फिलहाल वक्त लगेगा। यानी भारत के सामने एक वैक्सीन इमरजेंसी सिर उठाई खड़ी है। वैक्सीनेशन की जो मौजूदा रफ्तार है उसके मुताबिक तो देश की 70% आबादी के वैक्सीनेशन का लक्ष्य अगले साल यानी 2022 की गर्मियों तक ही पूरा हो पाएगा, लेकिन तब तक नुकसान बहुत ज्यादा हो जाएगा। मौजूदा हालात में भारत के लिए 15 अगस्त तक अपनी 70% से अधिक वयस्क आबादी को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य फिलहाल मुश्किल नजर आता है, लेकिन ये वक्त की बहुत बड़ी जरूरत भी है। जानकार इस बात को लेकर आगाह कर चुके हैं कि कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहे भारत को अगस्त तक तीसरी लहर के लिए भी तैयार रहना होगा। जाहिर है इस तीसरी लहर के खिलाफ वैक्सीन ही सबसे ज्यादा कारगर हथियार साबित होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।